हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो हमारी क्लास 11 की जियोग्राफी की बुक है। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य विषय को पूरा कर लिया है, जिनके वीडियो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। भूगोल एक विषय के रूप में पहला अध्याय है। इसमें पहला प्रश्न है, जीपीएस और जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है। प्रश्न नंबर 2, भूगोल क्या है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, वह भूगोल शब्द का अर्थ समझाइए। अर्थ में इसमें जियो और ग्राफ, जो ग्रीक भाषा के शब्द है, वो आ जाएंगे। इसमें रिचर्ड हॉटसन और अल्फ्रेड हेटनर की परिभाषाएं भी आ जाएगी। जो भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है, और अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करना है। ये इसी प्रश्न का पार्ट है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता कैसे किया है। अनुकूलन और अपरिवर्तन से। प्रश्न नंबर 4, कार्यकरण से जुड़ा प्रश्न क्या है। तो इसका सही आंसर है क्यों। और धरातल से संबंधित या सांस्कृतिक विशेषताओं से संबंधित, प्रतिरूप से संबंधित प्रश्न क्या होते हैं, और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं। जो कहाँ प्रश्न संबंध होते हैं, जो कहाँ प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, उससे संबंध होते हैं। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, इसका आंसर आपको गाइड में मिल जाएगा, और किताब में भी एक बड़ा टॉपिक है, पर इसको आपको शॉर्ट में 7-8 लाइनों यानी लगभग 90 से 100 वर्ड्स में लिखना है। इसमें एक लाइन आपको डालनी है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। प्रश्न नंबर 6, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान परस्पर संबंधित है, समझाइए। इसके साथ एक प्रश्न ये भी है, भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान भी संबंधित है, इसलिए आपको इसमें 2 प्रश्न कवर करने हैं। भूगोल की शाखाएं बताइए। भूगोल की शाखाओं में आपको जो भी भौतिक भूगोल है, और भी जो जनांकिकी वगैरह, मानव भूगोल, जीव भूगोल, इसमें राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और जीव भूगोल में प्राणी विज्ञान सब आ जाएंगे। इन सभी का वर्णन इसमें ही करना है। इस एक प्रश्न से आपके बहुत से छोटे प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे। शाखाओं से संबंधित इस एक प्रश्न में जानकारी है। जीव भूगोल का अभ्युदय कैसे हुआ। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरपृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। 3-4 प्रश्न अलग से नोट कर लीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। कि पृथ्वी का आकार भू-आब यानी जियोड है। और भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं, और इनके जो प्रवर्तकर्ता है वो कौन है। विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, और प्रादेशिक उपागम के कार्ल रिटर है। दोनों ही जर्मन भूगोलवेत्ता थे। और भी एक प्रश्न है, रिचर्ड हॉटसन और अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार भूगोल का उद्देश्य क्या है। ये सभी छोटे क्वेश्चन हैं। दूसरा अध्याय है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको सभी जो न्यायिका से संबंधित वैज्ञानिक संकल्पना, और इनमें जो ओटो श्मिड कार्ल वाइजास्कर ने संशोधन किया, वो भी लिखना है। इसका एक बड़ा सा वर्णन कर देना है। इससे क्या होगा कि इससे संबंधित जो भी छोटे प्रश्न हैं, लघुतरात्मक है या जो भी अति लघुतरात्मक है, रिक्त स्थान वाले
और MCQs प्रश्न है वो भी इससे हल हो जाएंगे। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है वो इस एक प्रश्न को याद करने से हो जाएंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करो। इसमें आपको तीनों चरणों की व्याख्या करनी है और ये सिद्धांत एडविन हब्बल ने दिया 1920 में और होयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। प्रकाश वर्ष क्या है? ग्रहों के निर्माण की अवस्थाएं संक्षेप में समझाएं। इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं वो आपको संक्षेप में समझानी है। प्रश्न नंबर 5, सौरमंडल पर संक्षिप्त वर्णन करो। इसमें ग्रहों के नाम लिखने हैं और जोवियन और पार्थिव ग्रह क्या है उनकी परिभाषाएं लिखनी है और उनमें सम्मिलित ग्रह लिखने हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है ये भी लिखने हैं। पार्थिव ग्रह व जोवियन ग्रहों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें एक सारणी बनाकर और बुलेट पॉइंट से अंतर स्पष्ट कर देने हैं। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के उद्भव को संक्षेप में समझाइए। इसमें आपको 50 से 60 शब्दों में वर्णन कर देना है। स्थल मंडल के विकास में विभेदन क्या है? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? विभेदन हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया पृथक होने की प्रक्रिया कहलाती है। इसके अलावा एक आध प्रश्न ये भी बनता है MCQ छोटा प्रश्न कि चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक ग्रह है और चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। तीसरा अध्याय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। प्रश्न नंबर 1, किसी भी प्रदेश की भू-आकृति समझने के लिए किसको जानना आवश्यक है? तो इसका आंसर है भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? इसका आपको एक प्रकार से डायग्राम बनाना है। प्रत्यक्ष स्रोत में सोने के खाने, समुद्र परियोजनाएं, ज्वालामुखी, समुद्र में प्रवेदन योजना, समन्वित महासागरीय प्रवेदन योजना और आर्कटिक में अब तक का सबसे गहरा ड्रिल है कोला में, वो भी एक छोटा MCQ है, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। अप्रत्यक्ष स्रोत में उल्काएं, ताप, दाब, भूकंप, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्व। प्रश्न नंबर 4, गुरुत्व विसंगति क्या है? अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारणों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, भूकंप का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 6, उद्गम केंद्र अवकेंद्र क्या है? 7वां प्रश्न, अधिकेंद्र क्या है? प्रश्न नंबर 8, भूकंप के भूकंपीय तरंगों को विस्तार से समझाइए। इसमें आपको P तथा S तरंगों को समझाना है कि इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, कब कौन सी तरंग एक्टिव होती है। इस प्रकार आपको सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। फिर चाहे इसमें से MCQ आए चाहे छोटा प्रश्न, फिर आपको घबराना नहीं है, सारा टॉपिक इस एक प्रश्न में ही कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूकंप प्रकार कितने हैं, यानी भूकंप के कितने प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 10, भूकंप को मापने वाला यंत्र रिक्टर स्केल है। प्रश्न नंबर 11, भूकंप के प्रभाव कौन कौन से हैं? प्रभाव में आपको जो भी अप्राकृतिक प्राकृतिक प्रभाव है वो सभी लिख देने हैं। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी के आंतरिक भाग का सचित्र वर्णन करो। इसमें आपको चित्र बनाकर मेंटल क्रोड और ऊपरी जो सतह है जिसको भूप्रपट्टी कहते हैं उसका भी वर्णन करना है। 13वां प्रश्न है शील्ड ज्वालामुखी, सिंडर, शंकु और मिश्रित ज्वालामुखी को समझाइए। इसमें आपको एक सारणी बनाकर कॉलम बना के इन तीनों की विशेषताओं और बुलेट पॉइंट से इसको दर्शाना है। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है? बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, वेसिल और डाइक, ये ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ हैं। चौथा अध्याय है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। पहला प्रश्न है महाद्वीपीय प्रवाह की संभावना को सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया? ये बहुत अच्छा छोटा प्रश्न है, MCQ भी बन सकता है और रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी ये बन सकता है। 1596 में एक मानचित्रवेत्ता जो डच निवासी था अब्राहम आर्टेलियस, उसने इसकी संभावना सर्वप्रथम व्यक्त की। इसके बाद एंटोनियो
पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा कर दिखाया गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने व कब दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, जो जर्मन मौसमविद थे। प्रश्न नंबर 3, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। इसमें पेंजिया, पैंथालसा, लॉरेंस या गोंडवाना-लैंड, इन सभी की परिभाषाएं आपको याद करनी है। प्रश्न नंबर 4, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। इसमें आपको एक मैप बनाना है महाद्वीपों में साम्य की दृष्टि से ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के घाना तट का। इसके बाद महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, टेलाइट प्लेसर निक्षेप, जीवाश्मों का वितरण। प्रश्न नंबर 5, प्रवाह संबंधी बल कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 6, संवहन धारा सिद्धांत क्या है और किसने दिया? संवहन धारा सिद्धांत 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने दिया। प्रश्न नंबर 7, महाद्वीपीय सीमा, वितलीय मैदान, मध्य महासागरीय कटक क्या है? इसमें आपको 2-2 लाइनों का आंसर याद करना है और अगर एक-एक पॉइंट देकर प्रश्न पूछे तो ठीक ठाक उत्तर 30-40 शब्दों का उत्तर आपको याद करना है। महाद्वीपों में साम्य वाले में एक प्रश्न है कि बुलार्ड ने 1964 में अटलांटिक तटों को जोड़ा था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सहायता से। प्रश्न नंबर 8, प्रशांत महासागर के किनारों को रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? वहाँ पर अधिक ज्वालामुखी होने के कारण। ज्वालामुखी जितने भी वहाँ पर है वो सभी सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, यानी आग की अंगूठी। प्रश्न नंबर 9, सागरीय अधस्तल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? हेस ने 1961 में। ये भी एक छोटा क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न नंबर 11, कुछ छोटी प्लेटों व मुख्य प्लेटों के नाम लिखो। प्रश्न नंबर 12, अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा, रूपांतर सीमा से आप क्या समझते हैं? इन सभी सीमाओं की परिभाषा आपको सारणी में और कॉलम्स में बंद करके देनी है। प्रश्न नंबर 13, प्लेट प्रवाह दरें जो होती है उनसे आप क्या समझते हैं? प्लेट प्रवाह दरें यानी एक निश्चित समय सीमा, जैसे वर्ष में कोई भी प्लेट कितनी खिसकती है किस दिशा की ओर, ये प्लेट प्रवाह दर है। प्रश्न नंबर 14, ये छोटा MCQ है या रिक्त स्थान भी बन सकता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किस प्रकार की प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है। अध्याय 5, खनिज एवं सेल। प्रश्न नंबर 1, खनिज क्या है? प्रश्न नंबर 2, फ्लोराइड का रंग और मेलाकाइट का रंग कैसा होता है? इन दोनों का रंग यानी फ्लोराइड का रंग बैंगनी या हरा होता है और मेलाकाइट का रंग हरा होता है। 10 कठोर खनिजों के नाम लिखो। ये आपको भौतिक विशेषताओं में कठोरता वाले जो विशेषता है उसमें मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, खनिज के प्रकारों का वर्णन करो। इसमें एक डायग्राम सा बनाना है। खनिज, फिर अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के 3 प्रकार होते हैं, बहुमूल्य धातु, लौह धातु, अलोह धातु। इन सबको आपको उदाहरण सहित प्रस्तुत करना है, यानी इनके उदाहरण भी देने हैं, सीधा नहीं लिखना है। इसके उदाहरण जैसे बहुमूल्य धातु में सोना, चांदी, प्लेटिनम। लोह धातु में भी जैसे लोहा स्पेशली, और अलोह धातु में जिनमें लोह अंश नहीं पाया जाता है। अधात्विक खनिज यानी जिसमें धातु का अंश ना हो। एक मैं सीधी लाइन बता रहा हूँ, ये MCQ भी बन सकता है और छोटा प्रश्न भी। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिज का मूल स्रोत है। प्रश्न नंबर 5, सेल का निर्माण कैसे होता है? सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। प्रश्न नंबर 6, सेल कितने प्रकार के होते हैं? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। इन सभी का आपको वर्णन कर देना है इस प्रकार से डायग्राम बना के, और इनके आपको उदाहरण भी देने हैं। पर अगला प्रश्न है, PVT की फुल फॉर्म क्या है? P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम, T यानी टेम्परेचर, दाब, आयतन, तापमान। प्रश्न नंबर 7, शैली चक्र का सचित्र वर्णन करो। इसमें आपको पहले चित्र बनाना है, फिर उसका वर्णन करना है। आग्नेय सेल, अवसादी सेलों
वाक्यांतरित सेलों के कुछ उदाहरण दीजिए। ये स्पेसिफिक उदाहरण का क्वेश्चन है, इसमें आपको उदाहरण सभी याद करने हैं। कोई भी एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण नहीं है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला चैप्टर है, अध्याय है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। पहला प्रश्न है, पेनिप्लेन क्या है? नदी अपरदन के द्वारा जो संप्राय मैदान बन जाते हैं और सीधे मैदान बन जाते हैं, उन्हें पेनिप्लेन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, प्रवाहित जल की युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था का वर्णन करो। इसमें मैं आपको बहुत सरल सी डेफिनेशन बताऊंगा, किताब में बहुत हार्ड दे रखी है। युवावस्था में जब नदियां या प्रवाहित जल जब पहाड़ियों से यानी एकदम तेज ढाल से गुजरता है तो उसे युवावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था में मैदान में लेकिन कुछ तेज ढाल से जब नदियां गुजरती है तो उसे प्रौढ़ावस्था। और वृद्धावस्था में बहुत मंद ढाल यानी वो अपने एकदम पड़ाव पर होती है तो उसे वृद्धावस्था कहते हैं। घाटी, गॉर्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी क्या है? प्रवाहित जल के बहाव व क्षुद्र सरिताओं से घाटियों का प्रारंभ होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे अवनलिकाओं में विकसित हो जाती है। ये अवनलिकाएं धीरे धीरे और गहरी होती जाती है। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण कर लेती है। लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर ये घाटियां वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन इत्यादि में वर्गीकृत की जाती है। प्रश्न नंबर 4, जलगर्तिका क्या है? अवनमित कुंड से आप क्या समझते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं। ये जलगर्तिका होते हैं। जलप्रपातों यानी झरनों के तल में विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। नदी वेदिकाएं क्या है? युग्मित व अयुग्मित वेदिकाएं किस प्रकार भिन्न है? इसमें आपको नदी वेदिकाओं की परिभाषा देनी है और इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है सारणी बनाकर। इसका आप चाहें तो डायग्राम भी बनाकर आ सकते हैं। जलोढ़ पंख व डेल्टा क्या है? जलोढ़ पंख यानी जब नदियां मंद ढाल में होती है तो उनके साथ है कंकड़ पत्थर का भार वहन करने में असमर्थ होती है तो यह शंकु के आकार में उन मलबों को बहा देती है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। और डेल्टा भी लगभग वैसा ही है, बस इनका जो वितरण होने का, विकसित होने का स्थान भिन्न है। यह समुद्र के किनारे अपना अवसाद जमाती हैं नदियां, उसे डेल्टा कहते हैं। गोखुर झील क्या है? गोखुर झील जब प्रवाहित जल यानी नदियां अपने हमेशा के नदी के मार्ग को धीरे धीरे कई सालों के परिवर्तन से जब छोड़ती है, उस स्थान से कटती है, तो उस स्थान पर एक छाड़न झील बच जाती है, उसे गोखुर झील कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, भौम जल से अपरदित स्थल रूपों की परिभाषा दीजिए। कुंड, घोल, रंध्र, लेपिज, चूना पत्थर, चबूतरे। इसमें चूना पत्थर जो काष्ठ प्रदेश है उसमें जैसे भूमिगत जल से रिसाव होता है, जो छोटा छेद होता है उसे घोल रंध्र कहते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे डोलाइन कहते हैं। इसके बाद जब वह छिद्र आर पार हो जाता है तो उसे घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ क्या है? स्टेलेक्टाइट ये चूना पत्थरों की कंदराओं की छत से लटके रहते हैं। और स्टेलेग्माइट, सॉरी मैंने गलत बता दिया, स्टेलेक्टाइट, जो स्टेलेक्टाइट है वो जो कंदरा होती है उसकी छत से नीचे लटकते रहते हैं, और जो स्टेलेग्माइट है वो धरातल से छत की ओर बढ़ते हैं। और जब ये दोनों किसी पॉइंट पर मिल जाते हैं तो उसे स्तंभ कहते हैं। हिमनद में सरक, हॉर्न या गिरिशृंग और सिरिटेड कटक क्या है? इन सब की मैं आपको बहुत सरल सी डेफिनेशन बताऊंगा। सरक यानी बहुत से हिमनदों के बीच में जब एक घाटी रंध्र या युवाला की तरह कुछ क्षुद्र सरिताएं जिससे गर्त बन जाते हैं उसे सरक कहते हैं। ये चौड़े गर्त हैं, उनको सरक कहते हैं।
और जब ये हॉर्न या गिरिश-रिंग तब बनते हैं जब ये 3 या 3 से अधिक होते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा होते हैं तो इन्हें सिरिटेड कटक कहते हैं। गिरिश-रिंग यानी पहाड़ की श्रृंखला। ये पहाड़ की तरह हैं हिमनद, और ये चौड़े गर्त हैं इनकी खाइयाँ। इस प्रकार से आपको इनकी डेफिनेशन रटनी नहीं है बल्कि समझनी है। हिमोड क्या है, एस्कर व ड्रमलिन क्या है। जब हिमनदों में ग्रीष्म ऋतु में जब हिमनद ज़्यादा पिघलते हैं तो उनके जो अवशेष होते हैं वो किसी नदी घाटी या मैदान में जाकर छोटे छोटे अवशेष या जो भी कंकड़ पत्थर है उनके अवसाद है वो जब गिरते हैं तो वो एस्कर होते हैं। और ड्रमलिन जब वो बहुत चौड़े या लंबे होते हैं और उल्टी नाव के आकार के होते हैं तो उन्हें ड्रमलिन कहते हैं। पेंडिमेट और पदस्थली क्या है। पर्वतों के शिखर पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेंडिमेट कहलाते हैं। पदस्थली इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसे पेडी प्लेन या पदस्थली कहा जाता है। प्लाया किस प्रकार की झील है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती है। प्रश्न नंबर 16, छत्रक, टेबल व पीठिका शैल क्या है। आप सोचना नहीं है, एक डायग्राम बनाना है। छत्रक यानी एक स्तंभ हो रेत का या किसी का भी, तो वो कभी ना कभी तो अपर्दित होकर कटा छटेगा, क्योंकि अपर्दन किसी को नहीं छोड़ता। जब इस स्तंभ की आसपास से कंटाई छंटाई हो जाती है तो वह छत्ते के आकार का होता है, तो उसे छत्रक कहते हैं। और जब छत्रक आकार भी कट जाता है तो वह एक सीधी सेल बचती है पीठिका सेल, उसे पीठिका सेल के नाम से जाना जाता है। यानी एक सीधी, ये जो बिना कलर वाली जो डायग्राम है उसे पीठिका सेल कहते हैं, क्योंकि ये सीधा बन जाता है जब आसपास के सभी जो पदार्थ हैं वो अपर्दित हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, बालू टिब्बों में बरखानसीफ प्रवलयी क्या है। इनकी आपको परिभाषाएं याद करनी है और डायग्राम भी बनाने हैं। सो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1.1 ऑफ जियोग्राफी क्रैश कोर्स का। अगला पार्ट जल्द ही आएगा। ये पार्ट 1.1 है। शेष रह गए अध्यायों का जिक्र उसमें होगा, और उससे अगले पार्ट में जो भारत भौतिक पर्यावरण जो हमारी किताब है उसके प्रश्नों का भी जिक्र करेंगे। और आज तक के सभी वीडियो में और स्पेशली आज के वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए थे, परिभाषा बताई थी, वो आपको लिखने हैं, नोट करने हैं। नोटबुक और पेन ले लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि किताब में या आपकी गाइड में उतनी सरल डेफिनेशन नहीं है, और ये सरल डेफिनेशन मैंने बताई है, ये परीक्षा में आपकी मदद करेगी। और जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे ही, क्योंकि मैंने जितने प्रश्न बताए हैं उन सब में पूरे अध्याय का क्राइटेरिया समाहित है। जैसे सेल वाले प्रश्न में पूरा सेल टॉपिक क्लियर हो जाएगा एक प्रश्न से ही, फिर चाहे उसमें से MCQ आए या छोटा प्रश्न, वो सभी क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में भी। फिर भी मेरी जनरल सलाह ये है कि आप अपनी गाइड से सभी छोटे प्रश्न, MCQ, रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं उनको याद करने में एक बार देख लें, उनको अच्छी तरह से रीड कर लें। ये बात सिर्फ भूगोल पर ही नहीं, सभी विषयों पर एक्टिवेट है। अन्य सभी विषयों की तैयारी भी मैंने इसी प्रकार ज़बरदस्त तैयारी करवाई थी। हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य की मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, चैनल पर विजिट कर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इंग्लिश कंपलसरी के वीडियो भी डालूँगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और फर्स्ट कमेंट पिन भी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हैव ए नाइस डे।
सभी को बाय।